दोस्तों, आज हम जो सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए, जिसकी खबर सुनकर पूरा देश हिल गया। हम श्रद्धा मर्डर केस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि एक आफ्ताब नाम के संकी दरिंदे ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया और फिर अगले कुछ हफ्तों में दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया। क्या आप जानते हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात कब और कैसे हुई थी? दोनों कब से कब तक एक साथ रहे? आखिर श्रद्धा की हत्या करने की वजह क्या थी? और आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया? और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी आफ्ताब 6 महीनों तक पुलिस के शिकंजे से कैसे बचा रहा, और इतने दिनों के बाद आफ्ताब क्या क्या किया, और फिर पुलिस आफ्ताब तक कैसे पहुंचती है, और अब तक के पूरे तहकीकात में क्या क्या जानकारी हासिल हुई। श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी से लेकर आफ्ताब के सलाखों के पीछे जाने तक की पूरी कहानी तफसील से इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहें। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए बेल आइकन को दबा दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इस कहानी के 2 अहम किरदारों के बारे में जानते हैं। इस कहानी का पहला अहम किरदार है आफ्ताब, जिसका पूरा नाम आफ्ताब अमीन पूनेवाला है। उसकी उम्र लगभग 28 साल है। आफ्ताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई का रहने वाला था। आफ्ताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रह रहा था। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई की थी। आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट की हुई है। इसके अलावा उसने मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की ट्रेनिंग हासिल की है, और वह एक जाना माना शेफ भी है। सोशल मीडिया में आफ्ताब की पहचान एक फूड ब्लॉगर की है। इसके अलावा आफ्ताब ने काफी वक्त तक एक कॉल सेंटर में जॉब किया है। इस कहानी की दूसरी अहम किरदार है श्रद्धा, जिसका पूरा नाम है श्रद्धा वॉलकर। श्रद्धा की उम्र लगभग 26 साल है। श्रद्धा के परिवार वाले महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले हैं। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर पास के ही एक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान चलाते हैं। श्रद्धा की माँ का नाम सुमन है, जो एक हाउसवाइफ थी। श्रद्धा का एक भाई है जिसकी उम्र 23 साल है। श्रद्धा के माता पिता के आपसी ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं होने की वजह से वह दोनों अलग अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका भाई अपनी माँ सुमन के साथ रहते थे। श्रद्धा की बात अपने पिता से शायद ही कभी कभी होती थी। श्रद्धा का जन्म एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने आंखों में बहुत से सपने लेकर अपने घर छोड़कर 2018 में मुंबई आ जाती है, और यहाँ मलाड में कुछ दिनों अपने एक दोस्त के घर में रहती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में लग जाती है। श्रद्धा ने मास मीडिया से डिग्री हासिल की हुई थी। बहुत कोशिशों के बाद श्रद्धा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। जॉब करते हुए जब कुछ महीना गुजर जाता है तो इसी दौरान मई 2019 को श्रद्धा की दोस्ती एक डेटिंग ऐप पर आफ्ताब अमीन पूनेवाला नाम के एक लड़के से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि आफ्ताब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में जॉब करता है। इसके अलावा वह पार्ट टाइम में फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफरी भी करता है। शुरुआती बातचीत के बाद ही दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। 1-2 मुलाकात में ही श्रद्धा आफ्ताब से काफ़ी इम्प्रेस होती है और दोनों लिविंग में रहने का प्लान बनाते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई 2019 के आसपास हुई थी, और अक्टूबर 2019 को ये गांव में ही एक फ्लैट किराए पे ले लेते हैं और एक साथ लिविंग में रहने लगते हैं। यहाँ कुछ महीने रहने के बाद दोनों वसई चले जाते हैं और वहाँ एक फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। इन दोनों के साथ रहते हुए कुछ महीने ही हुए थे कि दोनों ने शादी करने का फैसला करते हैं। शादी की फैसला करने के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैं एक आफ्ताब नाम के लड़के के साथ रह रही हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर श्रद्धा की माँ कहती है कि वह दूसरे धर्म का है और हम दूसरे धर्म के हैं, इसलिए हम इस शादी से मंजूरी नहीं दे सकते। श्रद्धा की माँ अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद श्रद्धा अपने फैसले पर कायम रहती है और इन दोनों की इस बात पर काफ़ी झगड़ा हो जाता है। श्रद्धा अपनी माँ से यह कहते हुए घर से निकल जाती है कि आपकी मर्जी शामिल हो या नहीं हो, लेकिन मैं आफ्ताब से ही शादी करूंगी और अब मुझे भूल जाना कि मैं आपकी बेटी हूँ।
यह कहकर श्रद्धा अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है और आफताब के साथ लिविंग में रहना जारी रखती है। श्रद्धा को अपने घर छोड़कर गए कुछ ही महीने हुए थे कि जनवरी 2020 में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से श्रद्धा की मां का देहांत हो जाता है। जब श्रद्धा को अपनी मां के देहांत के बारे में पता चलता है तो वह अपनी मां की अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आती है। इस बार वह अपने घर में कुछ दिनों तक रुकती है। फिर श्रद्धा अपने घर से वापस जाने के बाद आफताब के साथ रहने लगती है। अब तक श्रद्धा और आफताब के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफताब से शादी करने की बात करती है तो आफताब इस बात को टालने लगता है, जिसकी वजह से दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है। इस कहासुनी के बीच आफताब श्रद्धा को हाथ उठा देता है। इस बात पर श्रद्धा को काफी ठेस पहुंचता है और श्रद्धा अपने एक दोस्त को फोन करके कहती है कि आफताब ने उसे मारा और धमकाया है। मैं पुलिस में कंप्लेन करने जा रही हूँ और मैं आफताब के साथ नहीं रह सकती। आपको बताता चले कि श्रद्धा की दोस्त ने इस बात का खुलासा हाल ही में किया है। श्रद्धा को मारने और धमकाने के बाद आफताब श्रद्धा से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उससे कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आफताब के बहुत माफी मांगने के बाद श्रद्धा माफ कर देती है और फिर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि वह 2021 में फिर आफताब ने श्रद्धा को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था और इस बार श्रद्धा ने पूरी बात अपनी दोस्त को बताई और कहती है कि मैं आफताब को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन श्रद्धा की किस्मत में कुछ और ही था। इस बार भी आफताब श्रद्धा की मिन्नत समाजत करके मना लेता है और एक बार फिर से दोनों साथ रहने लगते हैं। इसी आपसी तकरार के बीच 2022 आ जाता है। आफताब और श्रद्धा अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल ट्रिप जाने का फैसला करते हैं और फरवरी के आखिरी में ही यह दोनों कुछ दिनों के लिए हिमाचल चले जाते हैं। वहां से वापस आकर यह फिर मुंबई में रहने लगते हैं और वहां पे जॉब करने लगते हैं। कुछ दिन साथ रहने के दौरान श्रद्धा एक बार फिर शादी करने के लिए कहती है। इस बार श्रद्धा से शादी वाली बात करने के लिए वह अपने घर जाता है और अपने घर वालों को श्रद्धा के बारे में बताता है। कहता है कि पिछले 3 साल से मैं एक श्रद्धा नाम की लड़की के साथ लिविंग में रह रहा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। श्रद्धा की माँ की तरह आफताब के भी माता पिता अलग अलग धर्म के होने की वजह से इस शादी से इनकार कर देते हैं और आफताब को सख्ती से कहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म करो। जब दोनों के घर वाले इस रिश्ते को कबूल नहीं करते हैं तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि हम अगर मुंबई में रहेंगे तो शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों दिल्ली चले और वहाँ पे जाकर जॉब करेंगे और हम लोग शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। श्रद्धा इस बात से बहुत खुश होती है और फिर यह दोनों 8 मई 2022 को दिल्ली आ जाते हैं। जिस दिन वह दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, पहली रात एक होटल में गुजारते हैं और फिर सुबह उठने के बाद छतरपुर इलाके में रहने वाले एक दोस्त के घर जाते हैं और फिर छतरपुर इलाके में ही एक फ्लैट किराए पे ले लेते हैं। इस फ्लैट में श्रद्धा और आफताब साथ में रहने लगते हैं। श्रद्धा ने अपनी माँ की मौत के बाद सिर्फ 2 बार अपने पिता से फोन पर बात की थी। इसके बाद श्रद्धा की बातचीत उसके पिता से कभी नहीं हुई। हालांकि श्रद्धा की बात अपने पिता और भाई से ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन कुछ दोस्त ऐसा जिसके साथ श्रद्धा से हमेशा बात होती थी, इसलिए श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा के दोस्तों से ही श्रद्धा की खैरियत मालूम कर लिया करते थे। इसके अलावा श्रद्धा इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट करती थी। श्रद्धा का इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई फोटो देखकर उसका भाई यह पता लगा लेता था कि श्रद्धा कहाँ है और क्या कर रही है। इस तरह पोस्ट के जरिए उन लोगों को पता चलता रहता था कि श्रद्धा ठीक ठाक है। कुछ वक्त इसी तरह गुजर जाता है। तभी जून 2022 को श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई को फोन करता है और उसे बताता है कि पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अगर श्रद्धा का कोई दूसरा नंबर है तो मुझे भेज दो। उसके दोस्त की यह बात सुनकर श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि श्रद्धा इंस्टाग्राम अकाउंट से भी एक्टिविटी बंद है। पिछले 2 महीनों से श्रद्धा से एक नई फोटो अभी तक पोस्ट नहीं की है। हालांकि इस बीच श्रद्धा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन जरूर रहती थी, लेकिन इन बातों का नोटिस करने पर श्रद्धा का भाई श्रद्धा को फोन करता है तो श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ मिलता है। एक तरफ श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई जानकारी हासिल नहीं हो रही थी, उधर श्रद्धा का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस बात से श्रद्धा के भाई को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर वह इन सारी बातों के बारे में अपने पिता को बताता है। इसके बाद यह दोनों श्रद्धा के कई दोस्तों को फोन करके श्रद्धा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी उसका एक दोस्त बताता है
कि कभी कभी इंस्टाग्राम पे चैट के जरिए बात हो जाती है, लेकिन फ़ोन पर बात किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। भले ही श्रद्धा और उसके पिता के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इन बीते दिनों में ये दोनों के बीच 3-4 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि उसकी बेटी श्रद्धा का मोबाइल कुछ महीनों से स्विच ऑफ है, श्रद्धा के पिता परेशान हो जाते हैं। अपनी तरफ से पता लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात ना तो श्रद्धा से हो पा रही थी और ना ही आफताब से। जब दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो श्रद्धा के पिता 6 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी श्रद्धा के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि श्रद्धा कुछ महीने पहले तक आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही थी। पुलिस आफताब का मोबाइल नंबर हासिल करती है और उसे फ़ोन करती है और श्रद्धा के बारे में पूछती है। पुलिस वालों के पूछने पर आफताब बताता है कि 22 मई 2022 को मेरे और श्रद्धा के बीच काफ़ी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद श्रद्धा अपना पूरा सामान लेकर यहाँ से यह कहकर चली गई कि मुझसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, इसलिए मैंने श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं किया। आफताब के फ़ोन पे दी हुई बयान पर कुछ हद तक तो यकीन हो जाता है, फिर भी आफताब के नंबर को सर्विलेंस पर डाल दिया जाता है, जबकि इससे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है और ना ही श्रद्धा के बारे में कुछ पता चलता है। जब पुलिस के छानबीन के बाद भी श्रद्धा की कोई जानकारी हासिल नहीं होती है तो एक बार फिर से पुलिस का शक आफताब पर जाता है। इसलिए 3 नवंबर 2022 को पुलिस आफताब को फ़ोन करती है और उसे दिल्ली से मुंबई थाने में हाजिर होने के लिए कहा जाता है। जब आफताब मुंबई थाने आता है तो उससे फिर से पूछताछ की जाती है। पहले पूछताछ की गई बयान को रिकॉर्ड नहीं किया गया था क्योंकि उस वक्त पूछताछ फ़ोन पर हुई थी, लेकिन इस बार आफताब से दोबारा स्टेटमेंट लिया गया था। लेकिन इस बार भी आफताब पुरानी बातों को दोहराता है और कहता है कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हो गई थी और वो वहाँ से अपना सामान लेकर चली गई। उसके बाद से मुझे पता नहीं वह कहाँ है। इस पूछताछ में भी पुलिस के कुछ हाथ नहीं आया और आफताब को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। इस पूछताछ के बाद आफताब वापस दिल्ली आ जाता है। जबकि आफताब की लिखित बयान की तहकीकात की जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह आफताब के दिए गए बयान में कमी नज़र आती है। इस कमी के नज़र आने पर पुलिस का शक बढ़ जाता है। पुलिस को लगता है कि आफताब उसे गुमराह कर रही है। इसके बाद एक बार फिर से 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफताब को थाने बुलाकर पूछताछ करती है। आफताब ने इस बार फिर से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आफताब अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। दरअसल शुरुआत में ही जब 2 बार आफताब से पूछताछ की गई थी तो आफताब ने बताया कि श्रद्धा से 22 मई 2022 को बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। इसी बात इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई तक पहुंच गई थी। इसके बाद श्रद्धा उसी वक्त अपना मोबाइल और सारा सामान लेकर वहां से चली गई। लेकिन पुलिस के तहकीकात के दौरान एक दिन पुलिस वालों को पता लगता है कि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से ही एक बैंकिंग ऐप के दौरान 52,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। जब यह ट्रांजैक्शन किया गया था उस वक्त मोबाइल की लोकेशन बिल्कुल छतरपुर के उसी जगह की थी जहां पहले श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। इसके अलावा जब पुलिस ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की तफसील से तहकीकात की तो मालूम होता है कि मई के आखिरी हफ्ते में भी उसी छतरपुर की लोकेशन से श्रद्धा का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया जा रहा था और कुछ दोस्तों से चैट भी हुई थी। यहाँ तक कि 31 मई 2022 को भी छतरपुर लोकेशन से ही श्रद्धा की एक फ्रेंड से चैट हुई थी। जबकि आफताब ने अपने बयान में कहा था कि 22 मई को श्रद्धा अपना मोबाइल और सारा सामान लेकर चली गई। इन सभी बातों को गौर करने के बाद दिल्ली पुलिस फिर से आफताब को थाने बुलाकर उससे सवाल जवाब शुरू कर देती है कि अगर 22 मई को ही श्रद्धा यहाँ से चली गई थी तो आखिर उसका मोबाइल कैसे 26 मई और फिर 31 मई को इसी घर से ऑन हुआ है और उससे ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। आफताब इन सवालों के जवाब अच्छी तरह नहीं दे पाता है तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस के सख्ती करने पर आफताब की सारी हेकड़ी निकल जाती है
और वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। आफताब ने जो बताया यह सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पुलिस से पूछताछ के दौरान आफताब बताता है कि इन दोनों को दिल्ली आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि 18 मई 2022 को शाम को अचानक इन दोनों के घर में खर्च और काम को लेकर काफ़ी कहासुनी हो जाती है। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप ले लेती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक आफताब श्रद्धा को जोर से धक्का देता है और उसे ज़मीन पर पलट देता है। ज़मीन पर गिरी श्रद्धा के सीने पर चढ़ जाता है, उसका गला दबाने लगता है और उस वक्त तक श्रद्धा का गला दबाए रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। श्रद्धा की मौत के बाद आफताब कुछ देर वहीं बैठा रहता है और फिर लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता है। इससे कोई आइडिया नहीं आता है तो परेशान हो जाता है। इन्हीं सब बातों में बहुत रात हो जाती है और फिर वह खाना ऑर्डर करता है, साथ ही बियर भी मंगाता है और श्रद्धा की लाश के बगल में बैठकर खाना खाता है और बियर भी पीता है। खाने पीने के बाद वहीं सो जाता है। अगली सुबह उठने के बाद श्रद्धा की लाश को बाथरूम में ले जाकर बंद कर देता है और इंटरनेट के जरिए लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब ढूंढता है। इंटरनेट पर काफ़ी देर खोजबीन के बाद आफताब तैयार होकर घर से निकल जाता है। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए मार्केट जाता है और वहाँ से सबसे पहले 300 लीटर का एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है। फ्रिज वाले ने फ्रिज डिलीवर करने के लिए कुछ वक्त मांगा, इसलिए आफताब ऑर्डर देकर दूसरी दुकान चला जाता है और वहाँ से एक बड़ी सी आरी खरीदता है। इसके अलावा मार्केट से कचरा फेंकने वाला कैरी बैग खरीदता है। इसके अलावा अगरबत्ती, परफ्यूम, रूम फ्रेशनर, साफ करने में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के केमिकल खरीदता है और उसे लेकर घर आता है। कुछ देर बाद जब फ्रिज डिलीवर वाले फ्रिज लेकर आते हैं तो वह फ्रिज को बाहर ही रखवा देता है और उनसे कहता है कि इसको इंस्टॉल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इंस्टॉल कर लूँगा, मुझे आता है। और उसके बाद वो लोग को वापस कर देते हैं। किसी तरह से आफताब खुद ही फ्रिज को अंदर लाता है और फिर उसे इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले उसमें एक बोतल पानी रखता है ताकि उसे मालूम हो सके कि फ्रिज सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। जब इस बात की पूरी तरह से तफसील हो जाती है कि फ्रिज अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तब आफताब एक खौफनाक दरिंदा बन जाता है। उसके बाद जो हुआ यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहले बाथरूम में जाता है जहां उसने श्रद्धा को छिपा कर रखा था। बाथरूम में जाने के बाद बाथरूम के सभी नल और शावर को खोल देता है और खरीद कर लाई गई आरी से श्रद्धा की लाश को टुकड़े करना शुरू करता है। आफताब इतना शातिर दिमाग का था कि उसने इंटरनेट के जरिए इंसान की शरीर की बनावट को भी अच्छी तरह समझ लिया था। साथ ही उसने यह भी मालूमात हासिल कर ली थी कि शरीर के कौन से हिस्से को सबसे पहले ठिकाना लगाया जाए। इसलिए वह सबसे पहले श्रद्धा के पेट को फाड़ता है और उससे आंत को बाहर निकालता है और उसे लाए हुए कैरी बैग में डाल देता है। इसके अलावा पेट के अंदर बहुत से दूसरे अंग को भी कैरी बैग में डाल देता है और फ्रिज में रख देता है और फिर शरीर के टुकड़े करके कैरी बैग में भरना शुरू कर देता है और बैग को फ्रिज में रख देता है। ये सब करते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे और उसे रहम भी नहीं आया कि जिसके साथ इतने दिनों साथ में रहे उसके बावजूद भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खैर ये सब करके वह थक चुका था और अब उसे फिर से भूख लग जाती है, इसलिए वह एक बार फिर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और वो खुद बाहर जाकर फल, फ्रूट, सिगरेट, बियर इत्यादि खरीद कर लाता है और घर आकर मंगवाए गए खाना खाता है और बचे हुए खाने को उसी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखा था। उसके लाश के कई टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अभी भी उसका एक बड़ा हिस्सा बाकी था और उसे आफताब अच्छी तरह जानता था कि मई के गर्मी के इस महीने में लाश इसी तरह अगर छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वो अच्छी तरह से पूरे घर में परफ्यूम छींट देता है। साथ ही सभी जगह रूम फ्रेशनर लगाने के बाद जगह जगह पर अलग अलग तरह के केमिकल छींट देता है ताकि बदबू ना आए। साथ ही फ्रिज के अंदर भी सभी रैक्स और शेल्फ को हटाते हुए फ्रिज के निचले वाले हिस्से को बिल्कुल खाली कर देता है और वहाँ पर वह श्रद्धा के शव के उस हिस्से को रख देता है जिसके टुकड़े करना अभी बाकी था और फ्रिज के
फ्रीजर में उन सभी कैरी बैग को रख देता है जिसमें उसने टुकड़े टुकड़े करके कैरी बैग में भरा था। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफताब जमीन को अच्छी तरह से सफाई करता है ताकि कोई छोटी सी भी सबूत बाकी ना रहे। वह घर में सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता है ताकि खून का नामो निशान ना रहे। यह सब करने के बाद आफताब अंधेरा होने का इंतजार करता है और लगभग रात के 2 बजे सबसे पहले उस कैरी बैग को निकालता है जिसमें उसने श्रद्धा की आंत और लीवर को रखा था। उसे अपनी पीठ में टांगने वाले बैग में डालकर बड़ी सावधानी से निकल जाता है। रात के सन्नाटे में छतरपुर के जंगल की ओर निकल जाता है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था और आज पहला दिन था, इसलिए वह जंगल के बहुत आगे तक नहीं जाता है और उसी जगह खड़े होकर पूरे ताकत के साथ लाश के टुकड़ों वाले बैग को फेंक देता है। जब यह जंगल की तरफ जा रहा था तो कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन दिल्ली के इस भाग दौड़ की जिंदगी में मसरूफ लोगों को इसे नहीं लगा कि कुछ टोका जाए कि आखिर वह कहाँ जा रहा है, और कोई पुलिस वालों की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। इसलिए आफताब का यह तरीका बहुत ही सेफ लगा और उसने इसी तरह से लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। आफताब के बयान के मुताबिक हत्या करने के 18 दिनों तक वह लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता था और रात के 2 बजे आराम से जाकर उसे छतरपुर के जंगलों में फेंक दिया करता था। आफताब कितना बड़ा संकी था, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के बाद भी वह श्रद्धा के चेहरे को काफ़ी देर तक बैठकर देखता है और कई बार तो वह श्रद्धा के फेस पर मेकअप भी लगाया था। इतने में ही उसकी दरिंदगी खत्म नहीं हुई। जब वह आखिर में श्रद्धा की खोपड़ी को फेंकने जा रहा था तब उसके चेहरे को जला दिया ताकि अगर गलती से भी किसी के हाथ खोपड़ी आ जाए तो उसकी शिनाख्त ना हो। आफताब के दिए हुए पूरे बयान पर पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। आफताब ने अपने बयान में यह भी बताया कि श्रद्धा की हत्या के बाद खुद ही श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई थी। अगर अचानक ही उसका इंस्टाग्राम बंद हुआ तो लोगों को आफताब पर शक हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा की हत्या करने के 3 महीने तक श्रद्धा की सोशल मीडिया अकाउंट को इस्तेमाल करता रहता है और वो श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर बात भी करता रहता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसने इस पर कामयाबी हासिल भी कर ली और अपने जुर्म पर 5 महीने पर्दा डालने में भी कामयाब रहा, जबकि उसकी यही चाल उस पर भारी पड़ जाती है क्योंकि पुलिस श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए पता लगा लिया कि आफताब के फ़ोन की लोकेशन के पास ही श्रद्धा का फ़ोन का लोकेशन भी है, एक्टिवेट है, और वहीं से आफताब उसे हैंडल कर रहा है। आफताब ने बताया था कि 22 मई को ही वह अपना सारा सामान लेकर वहां से चली गई। हालांकि 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज़ करता है और जब वह मुंबई जाता है तो वहीं श्रद्धा का मोबाइल फेंक देता है। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए श्रद्धा के वह कपड़े जो उसने हत्या वाले दिन पहना था उसे भी कचरा फेंकने वाली गाड़ी में डाल दिया था। इसके बाद उसने उस आरी को भी नाले में फेंक दिया जिसका इस्तेमाल करके श्रद्धा के लाश को काटने के लिए किया था। पुलिस आफताब के पुराने मोबाइल से कुछ सबूत इकट्ठे किए, जबकि आफताब ने अपने पुराने मोबाइल को बेच दिया था, लेकिन पुलिस ने आफताब के पुराने मोबाइल और श्रद्धा के मोबाइल भी हासिल करने की पूरी कोशिश में लगी थी। पुलिस के तहकीकात में कुछ ऐसे खुलासे किए गए जिसे सुनकर आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। एक तरफ श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था और दूसरी तरफ किसी दूसरी लड़की को अपने इश्क में फंसा लिया था और उससे भी दोस्ती कर ली थी और फिर उसे अपने उसी फ्लैट में कई बार बुलाया भी था। आफताब ने पुलिस को बताया कि जब वह आती थी तो उस दिन फ्रिज से श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को निकालकर अलमारी में रखकर लॉक कर देता था ताकि अगर कोई गलती से भी फ्रिज खोला जाए तो उसे कोई शक ना हो। ताज्जुब की बात यह है कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि श्रद्धा की हत्या के बाद और गिरफ्तारी से पहले उसने कम से कम 20 लड़कियों को उसी डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया। इनमें से कई लड़कियां को बारी बारी उसी फ्लैट में बुलाया। अब पुलिस उन लड़कियों की भी लिस्ट निकलवा कर उससे पूछताछ करने जा रही है ताकि ये मालूम हो सके कि कहीं किसी और लड़की की वजह से श्रद्धा की हत्या तो नहीं की गई।
एक ख्याल यह भी आता है कि आफताब के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे कि इस तरह से वो ऐश कर रहा था। तो आपको जानकारी दे दे कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने के कुछ ही हफ्तों के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जहां उसकी सैलरी 52,000 रुपये थी। आफताब के खुलासे के बाद पुलिस ने आफताब को सबसे पहले स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई और पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि कोई ठोस सबूत इकट्ठा कर सके ताकि आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि कोई और श्रद्धा के टुकड़े होने से बचाया जा सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सिर्फ जागरूक करना है और सचेत करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आप अपनों को सावधान कर सके कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। धन्यवाद।